स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और इस वक्त की बड़ी खबर सुनिए। कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में यह बड़ा अपडेट है। एनआईए की टीम उदयपुर डीजे कोर्ट पहुंची है। कोर्ट में एनआईए की टीम ने एक एप्लीकेशन लगाई है। अब देखिए संकेत क्या मिल रहे हैं। दस्तावेज और आरोपियों को सौंपने के आदेश हो सकते हैं। दरअसल एप्लीकेशन के जरिए एनआईए की टीम ने आरोपियों को सुपुर्द करने की मांग की है ताकि एनआईए उनसे पूछताछ के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा सके। और ऐसे में संभावनाएं इस बात की है कि जो सभी दस्तावेज हैं जो कि अब तक कलेक्ट किए गए हैं जांच एजेंसियों द्वारा, वो और आरोपी एनआईए को सौंपे जा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कपिल से। कपिल, क्या जानकारी है? देखिए, एनआईए की टीम डीजे कोर्ट में कुछ देर पहले पेश हुई थी। एप्लीकेशन एनआईए की टीम द्वारा डीजे कोर्ट में लगाई गई है और जो हमारी जो सोर्सेज से बात हुई है उसके अनुसार उस एप्लीकेशन में इस केस को टेक ओवर करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है कि अभी इस केस की इन्वेस्टिगेशन एनआईए करना चाहती है। उस पर अभी प्रोसीडिंग चल रही है और जो कोर्ट है कुछ ही देर में इस पर निर्णय दे सकता है। डीजे कोर्ट इसमें जो हमारी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार निर्णय जल्दी हो सकता है कि जो इस केस से जुड़े सारे दस्तावेज कोर्ट में उपलब्ध हैं, पुलिस के पास उपलब्ध है, एसआईटी के पास उपलब्ध है, वे सभी एनआईए को सौंपे जा सकते हैं। और साथ ही जो 4 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए उन चारों आरोपियों को एनआईए के सुपुर्द किया जा सकता है। और जो 3 लोग डिटेन किए गए जिनसे पूछताछ की जा रही है उन्हें भी हिरासत की अवस्था में ही एनआईए को सुपुर्द करते हुए अगली पूछताछ एनआईए के सुपुर्द की जा सकती है। तो ये संभवतः ये निर्णय कुछ ही देर में हो सकता है। इस पर सुनवाई जो है वो लगातार चल रही है। जी, कितनी स्पेसिफिक एप्लीकेशन है एनआईए की? देखिए, इस केस को एनआईए को टेक ओवर करना है तो एनआईए ने, क्योंकि इसका एक प्रोसेस है, एनआईए कोर्ट से एक एप्लीकेशन संबंधित कोर्ट में आती है जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है कि ये जो केस है अब एनआईए को सुपुर्द किया जाए। तो वो एप्लीकेशन लेकर एनआईए की टीम कोर्ट में पहुंची और एप्लीकेशन कोर्ट में सबमिट इस समय की जा चुकी है। उस पर जो सुनवाई है वो चल रही है। और हमारी जो सोर्सेज से बात हुई है, जो लोक अभियोजक से बात हुई है, उनका कहना है कि कुछ ही देर में कोर्ट अपना फैसला सुना सकते हैं जिसमें ये स्पष्ट तौर पर हो सकता है कि सारी जो कार्रवाइयां हैं वो अग्रिम प्रोसीडिंग के लिए, अग्रिम कार्रवाई के लिए एनआईए के सुपुर्द कर दी जाए। जी, एनआईए क्या चाहती है? वो आरोपियों से राजस्थान में ही रहकर पूछताछ करना चाहती है ताकि आरोपियों की निशानदेही पर राजस्थान में ट्रैवल कर जो भी नए राज खुल रहे हैं उन तक पहुंचना आसान रहे, या फिर वो उसे अपने साथ दिल्ली ले जाना चाहती है? देखिए, फिलहाल एनआईए का दिल्ली जाने का कार्यक्रम नजर नहीं आता क्योंकि अभी राजस्थान में कई सारे जो स्पॉट हैं उनकी तस्दीक करना बाकी है। ऐसे में ये जो आरोपी फिलहाल राजस्थान में रहकर एनआईए इनसे पूछताछ करेगी और अलग अलग जगह जहां जिस लोकेशन की पूछताछ में पुष्टि होगी उन लोकेशन पर ले जाकर तस्दीक करवाई जाएगी। मौके पर आरोपियों को ले जाया जाएगा। तो फिलहाल दिल्ली ले जाने का मानस नहीं है, लेकिन संभवतः जयपुर में रखकर इनसे पूछताछ की प्लानिंग बनाई जा रही है। फिलहाल जो आरोपी है वो अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में है। जी, तो देखिए, आज भी वैसे जैसे कि हम लोगों ने कल शाम में देखा था, कपिल आप भी थे और मैं भी था लाइव पर, और हमने देखा था कि लोगों को परमिशन नहीं दी गई थी सुनवाई के दौरान मौजूद रहने की डीजे कोर्ट में। बहुत लिमिटेड संख्या में ही भीतर वो लोग थे जो कि इस केस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे। आज भी वही स्थिति है? जी, देखिए, आज आरोपियों को कोर्ट में नहीं लाया गया तो ऐसे में कोर्ट परिसर के अंदर भीड़ नहीं है। दूसरी ओर चूंकि ये केस एनआईए को टेक ओवर करना है, एनआईए एक प्रोसेस के तहत यहाँ पर आई है, तो वकीलों का भी इस पूरे मसले में लेकर ज्यादा उत्साह नहीं है, इसलिए कोर्ट परिसर में ज्यादा भीड़ मौजूद नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत केस जो है वो टेक ओवर किया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को फॉलो किया जा रहा है। डीजे कोर्ट ने कल सुनवाई की थी। अब टेक ओवर करने के लिए जो जयपुर की एनआईए कोर्ट है वो एक एप्लीकेशन संबंधित कोर्ट में भिजवाती, उसी एप्लीकेशन को लेकर एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची और उसी एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए कुछ ही देर में आदेश जारी किए जाएंगे। एनआईए की ओर से एप्लीकेशन पुटअप करने से पहले उनके वकील से क्या आपकी बातचीत हुई थी? देखिए, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, लोक अभियोजक हैं कपिल तोड़ावत, उनसे हमने कल भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि एसआईटी ने इन आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पेश किया है, तो उन्हीं के जो वकालतनामा है उसके आधार पर इन आरोपियों की पेशी कल की गई थी। और आज भी आप देखिए कि जब एनआईए की टीम यहाँ पर आई है तो ये प्रोसेस को फॉलो कपिल तोड़ावत करवा रहे हैं। वो इस एप्लीकेशन को उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया और सुनवाई चल रही है। सुनवाई के बाद में कपिल तोड़ावत से हमारी बात हुई थी। उनका कहना है कि
कोर्ट जो भी डिसीजन देगा वो कुछ ही देर में सामने आ जाएगा। संभवतः कोर्ट इस पूरे मसले को एनआईए के सुपुर्द करने के आदेश दे सकता है। तो ये जो एप्लीकेशन है जो कि पुटअप की गई है कपिल, क्या अब तक की जांच के कुछ हाइलाइट्स उसमें डाले गए कि भाई ये चीजें पता चली हैं, अभी तो इनसे जुड़ी और भी चीजें पता चल सकती है, इसलिए हम इसे लेना चाहते हैं? देखिए, एनआईए की टीम एप्लीकेशन को सीधे उस एप्लीकेशन को कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस कर दिया है, उस पर सुनवाई चल रही है, इसलिए हम पूरी एप्लीकेशन को नहीं पढ़ पाए। लेकिन किस केस को एनआईए क्यों टेक ओवर करना चाहती है ये जानकारी जरूर इस एप्लीकेशन में होगी। एनआईए कोर्ट द्वारा जो डीजे कोर्ट में एप्लीकेशन भेजी गई है उसमें बताया गया होगा कि किस तरह से एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन आरोपियों के शामिल होने की बातें सामने आ रही है, इसलिए एनआईए इसकी जांच करना चाहती है। तो ये तथ्य उसमें हो सकते हैं और इन्हीं तथ्यों के आधार पर एनआईए को जांच सौंपी जा सकती है कि यदि उसमें जो है वो एंटी नेशनल एक्टिविटी में इनकी संलिप्तता सामने आ रही है तो फिर उसके बाद एनआईए द्वारा कराना आवश्यक हो जाता है। तो एनआईए को जांच देने की बात इसीलिए सामने आ रही है। आज आपने एक बहुत ब्रिलियंट चीज खोजकर हमारे दर्शकों तक पहुंचाई कपिल, एक बाइक के बारे में और उसके नंबर के बारे में। मैं चाहता हूं एक बार आप उसे यहां पर दोबारा कोट करें और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस हो सकती है इस पूछताछ में, उसको बताएं। जी देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये हो जाता है। वैसे एक बाइक के टू व्हीलर के बाइक के किसी भी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में 2611 नंबर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, किसी तरह का वीआईपी नंबर नहीं है। रूटीन में कोई भी जब गाड़ी खरीदता है तो उसे ये नंबर अलॉट हो सकता है। लेकिन आप देखिए कि मोहम्मद रियाज अतारी की मानसिकता कितनी आतंकी रही होगी। उसने 2611 नंबर के लिए 5000 रुपए का प्रीमियम आरटीओ को भुगतान किया है। ये प्रीमियम वीआईपी नंबर के लिए भुगतान किया जाता है। उसने इसी नंबर को लेने के लिए पहले इसको बुक करवाया और 5000 रुपए का भुगतान करते हुए इस नंबर को आरटीओ से प्राप्त किया है। तो ये बताता है कि उसके नजर में 26/11 के हमले के बाद में ये जो बाइक है ये परचेस की गई थी। सन 2013 में इस बाइक को परचेस किया गया था और 5000 रुपए का प्रीमियम उस व्यक्ति द्वारा पे किया गया है जिस व्यक्ति के पास में साल 2014 के बाद से अब तक अपनी मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस कराने तक का पैसा नहीं है। अभी तक उस गाड़ी का इंश्योरेंस 2014 में जब एक्सपायर हुआ उसके बाद में अभी तक गाड़ी को इंश्योर्ड नहीं कराया गया। उसके बावजूद सिर्फ वो नंबर लेने के लिए 5000 रुपए का भुगतान किया गया। तो ये उसकी मानसिकता को दर्शाता है और ये बताता है कि 26/11 हमले के बाद में उसकी जो भावना है वो देश विरोधी शायद होती गई होगी, इसीलिए उसने इस तरह का नंबर लिया। और जो घटना उसने अंजाम दी है वो सभी के सामने कि किस तरह से आतंकी घटना तालिबानी अंदाज में उसने कन्हैयालाल साहू की हत्या की है। जी, तो इसका मतलब है धीरे धीरे ही सही, हालांकि जांच तेजी से चल रही है लेकिन आतंकी कनेक्शन और पुख्ता होते जा रहे हैं कपिल। देखिए, एनआईए ने कुछ चीजें स्पष्ट की है कि प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में ये जो मामला सामने आया है कन्हैयालाल साहू हत्याकांड का, इसका आतंकी कनेक्शन नहीं है। उनका कहना है कि ये मामला स्थानीय स्तर पर दहशत फैलाने का एक गिरोह द्वारा किया गया है। लेकिन एनआईए ने अभी इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि ये जो दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए गए इनके पाकिस्तान से कनेक्शन है या नहीं। प्रारंभिक जांच में इनके दावते इस्लामिक संगठन से संबंध सामने आए जो कि पाकिस्तान से संचालित होता है। तो इसी एक पहलू पर ही ये साबित हो जाता है कि इनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्लामिक संगठनों से संबंध रहे हैं। दूसरी ओर आतंकी मुजीब से जो संबंध सामने आ रहे हैं, मुजीब जो है वो अभी भी एनआईए की गिरफ्त में है और जयपुर ब्लास्ट की साजिश, मतलब इनके किसी स्लीपर सेल की होने की संभावना से इनकार भी नहीं किया गया है। देखिए, बिल्कुल अल-सूफा से इनके संबंध इसीलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि मुजीब जो गिरफ्तार किया गया था टोंक से, उसका संबंध अल-सूफा से बताया जा रहा है। अल-सूफा एक स्लीपर संगठन है और ये जो उदयपुर में जो आरोपी गिरफ्तार हुए इनका मुजीब से संबंध सामने आया है। तो इसी वजह से इस तरह के अंदेशे भी जो है वो सामने आने लगे हैं कि कहीं ये जो लोग हैं ये उदयपुर और इसके आसपास में स्लीपर सेल एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए काम तो नहीं कर रहे थे। तो ये सारे पहलुओं को एनआईए आज जब इस केस को अपने पास ले लेगी उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन में सारे पहलुओं को खोलने की कोशिश करेगी। जी ठीक है, तो क्या अभी कोर्ट से आपको क्या लगता है कितनी देर में ऑर्डर्स आ सकते हैं? देखिए, बताया जा रहा है कि मुश्किल से 15 से 20 मिनट या ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के अंदर कोर्ट जो है वो आदेश दे सकता है। कोर्ट इस पूरे मामले में आधे घंटे के अंदर स्थिति स्पष्ट कर सकता है कि ये जो मामला है ये सारे जो दस्तावेज है और आरोपी हैं इनको एनआईए को सुपुर्द कर दिया जाए। उसके बाद में आरोपी दो जो मुख्य आरोपी हैं पहले से अजमेर जेल में है तो वहीं से एनआईए उन्हें अपने पास में प्रोडक्शन रिमांड पर ले लेगी। दूसरी ओर दो आरोपी यहाँ पर हैं, इन्हें भी तो एनआईए इन्हीं दो पर फोकस कर रही है या जो अन्य गिरफ्तारियां हुई हैं जैसे जिसने प्लान बनाने में साथ दिया और वो तमाम जो गिरफ्तारियां हुई हैं क्या उनसे भी एनआईए पूछताछ करना चाहती है?
देखिए फिलहाल एनआईए पूरे केस को टेक ओवर कर रही है, तो पूरा केस जब पास में आएगा तो सभी लोग जो इसमें गिरफ्तार होंगे उनसे इन्वेस्टिगेशन एनआईए करेगी, क्योंकि ये जो दो मुख्य आरोपी हैं इनके आतंकी कनेक्शन सामने आ रहे हैं, तो इनके साथ में जो षड्यंत्र करता है उनकी भूमिकाएं आतंकी कनेक्शन से किस तरह की है, उनके संबंध और कहाँ गए, ये सारी चीजें खंगालना भी एनआईए के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो एनआईए हर पहलू पर जांच करेगी और जब पूरा केस टेक ओवर कर रही है तो संभवतः सभी से पूछताछ करेगी। आमना सामना भी करवाया जा सकता है अमूमन साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए या साइक्रेटिक गेम खेलने के लिए इस तरह की चीजें की जाती हैं कि आमना सामना करवाया जाता है। अभी देखिए दोनों को अलग अलग बैरक में रखा गया है। इसके अलावा 3 हिरासत में 2 और गिरफ्तारियां आज हुई हैं। हो सकता है कमिंग डेज में इनका आमना सामना करवाया जाए। बिल्कुल, देखिए जो पूछताछ है उसके अलग अलग दौर चलते हैं। पहले सिंगल पूछताछ की जाती है, उसके बाद में दोनों की जो पूछताछ में जो जॉइंट पहलू उनको मैच किया जाता है कि दोनों कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे और कहाँ पे जो सीक्वेंस है उसमें कहीं फेरबदल तो नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर जब सिंगल पूछताछ की जाती है उसके बाद में दोनों को साथ में बिठाकर पूछताछ की जाती है, ताकि वो जो पूछताछ जो अकेले में की गई है उसमें जो पहलू सामने है उनको वेरीफाई किया जा सके। तो इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पूछताछ के दौर आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले कोर्ट के आदेश हो जाए और एनआईए केस को अपने पास ले ले, उसके बाद में जो पूछताछ के दौर है वो शुरू हो जाएंगे। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव हुआ है। सबसे बड़ा बदलाव उदयपुर रेंज आईजी का देखने को मिला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उदयपुर दौरे के बाद देर रात आईपीएस की तबादला सूची जारी हुई। उदयपुर रेंज आईजी हिंगलाज दान को राज्य सरकार ने हटा दिया। उनकी जगह सीनियर आईपीएस प्रफुल्ल कुमार को रेंज आईजी लगाया गया है। आईपीएस प्रफुल्ल कुमार ने आज रेंज आईजी का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की। उदयपुर में कन्हैयालाल साहू के हत्याकांड के बाद राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव हुआ है, जिनमें 32 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा फेरबदल जो हुआ है वो है उदयपुर रेंज आईजी का। अब हिंगलाज दान की जगह सीनियर आईपीएस ऑफिसर प्रफुल्ल कुमार जो हैं उदयपुर के रेंज के नए आईजी होंगे और हमारे साथ मौजूद हैं रेंज आईजी प्रफुल्ल कुमार। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आप पहली जिम्मेदारी और पहला चुनौतियां क्या उदयपुर के लिए हैं? देखिए, सबसे जो गवर्नमेंट की प्राथमिकता है वो यही है कि उदयपुर में लॉ एंड ऑर्डर को बहाल किया जाए, स्थितियां जल्दी से जल्दी सामान्य हो सके। प्लस जो इस तरह का जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसमें और लोग जो इन्वॉल्व हैं उनको भी चिन्हित करके और एक अपेक्षित जो कानूनी कार्रवाई है उसके दायरे में लाया जाए। तो प्रयास यही रहेगा कि इन परिस्थितियों पे ये जो चैलेंजेस अभी हैं वो प्रशासन की एक टीम बना करके अपन उसको अच्छे बखूबी उसका निर्वहन कर सकें। सर, आप दूसरी बार रेंज आईजी लगे हो उदयपुर, इसके पहले भी आप रेंज आईजी रह चुके उदयपुर में। इस बार चुनौतियां थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, तो उसको लेके आप क्या सोचते हैं? देखिए, समय और परिस्थितियों के हिसाब से डेफिनेटली स्थितियां चेंज होती रहती हैं। पहले ये बात सही है, मैं रहा हूँ, लेकिन जो आज जो स्थितियां हैं वो एक अलग तरह का डायनामिक्स रिक्वायर कर रही हैं, अलग तरह के चैलेंजेस हैं, स्थितियां जो बनी हैं। और सिर्फ उदयपुर ही नहीं, मैं मान रहा हूँ कि ये जो आज की डेट में जो जिस तरह के अपने हर जगह जो एक स्थितियां डेवलप कर रही हैं, तो सभी जगह हमको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। एंड इनको अपन लाइटली नहीं ले सकते। कोई छोटी घटना का भी संज्ञान लेकर के उस पर टाइमली कार्रवाई अपेक्षित है। आज जुमे की नमाज भी है और आज ही जगन्नाथ की रथ यात्रा भी, काफ़ी लाखों की संख्या में कहते हैं कि यहाँ पे लोग आएंगे। उस तरीके उन सबको लेके क्या तैयारियां आज की है? क्योंकि आप बहुत शॉर्ट टर्म में आज आपने ज्वाइन भी किया है और आपको आज फोर्स को भी ज्वाइन बातचीत करनी है, कैसे तैयारियाँ करेंगे आज? देखिए, फोर्स का डिप्लॉयमेंट और जो प्लानिंग है वो तो की जा चुकी है। उसका एक बार अभी ऑन ग्राउंड जायजा भी लेंगे। बाकी जो डायलॉग्स हुए हैं, जो कंसल्टेशंस हुए हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं इसके, उनके साथ, तो उसके बारे में भी फीडबैक लिया जाएगा। और मैं मानता हूं कि पिछले 2-3 दिन से जो जिस तरह से जिस फ्रंट पे प्रशासन ने जो काम किया है, तो आज कोई दिक्कत हमें आनी नहीं चाहिए। डेफिनेटली पूर्ण सतर्कता की ज़रूरत है। एंड जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सभी के सहयोग से ही, प्रशासन तो अपना काम कर नहीं रहा है, लेकिन हम सभी लोगों के सहयोग से ही हम इसको जल्दी से जल्दी नॉर्मल कर पाएंगे।
2 दिन पहले जब आप यहाँ पर आए थे तो एटीएस के आईजी और एसआईटी के चीफ बन के आए थे। गवर्नमेंट ने आपके ऊपर भरोसा जताया था कि एसआईटी के चीफ के नाते आप यहाँ पर इस हत्याकांड की जांच करें। अब चूंकि अब एक ही दिन में आप यहाँ पर आईजी उदयपुर हो चुके हैं, तो ये दोनों जो भूमिका है इनमें पहले क्या अंतर अभी आपको नजर आ रहा है सर? देखिए, बेसिकली पदनाम अलग होते हैं, रोल्स अलग होते हैं, लेकिन उद्देश्य यही होता है। जिस उद्देश्य से मैं आया था वो भी यही था कि स्थितियां जल्दी से जल्दी सामान्य हो। जो इस में इन्वॉल्व हैं, जो लोग रहे हैं, उनको हम अनर्थ करें, उनको जल्दी से जल्दी हम कानूनी दायरे में लेकर के आएँ। और ये 2 रोल्स या 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये ना तो एक दूसरे के विपरीत हैं बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो डेफिनेटली सरकार की प्राथमिकताएं चेंज होती रहती हैं। सरकार के हिसाब से जो है हमारी प्राथमिकताएं भी थोड़ी सी चेंज ज़रूर हुई है। लॉ एंड ऑर्डर भी एक प्राथमिकता इन्वेस्टिगेशन के साथ जुड़ गई है, बट कोई बहुत ज़्यादा अंतर के तौर पे मैं नहीं देखता हूँ। ये जो घटनाक्रम हुआ है सर, उसका वीडियो जब वायरल हुई है तो लोगों के मन में खौफ है उदयपुर में कि एक शांत शहर है, पर्यटन नगरी है, लेकिन अब क्या इसी तरह के जो शहर के जो लोग हैं, कुछ इस तरह के कट्टरवादी ताकतें वो यहाँ पर है, तो कैसे उनको मतलब प्राथमिकता ढूंढने की होगी, क्या होगा? डेफिनेटली जब ऐसा कहीं माहौल बनता है तो आम जन का एक घबराना भी लाजमी है, एक उनका भी एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वो चीज़ें काम आती हैं। बट ये चाहे इंटरनेट सस्पेंड करने की स्थिति हो या कर्फ्यू लगाने की स्थिति हो, ये इंडेफिनिट नहीं चल सकती। और इसमें हमारा भी लुकआउट यही होगा कि जल्दी से जल्दी स्थितियां नॉर्मल करें। और आप ये देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का रूटीन भी इससे अफेक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें असुविधाएं होती हैं। तो चंद लोगों की खराब मंसूबे के चलते सभी लोग दुख पाएं, तो इसमें कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी नॉर्मल करें। तो देखिए, ये हैं उदयपुर रेंज के नए आईजी प्रफुल्ल कुमार, जिनका कहना है कि स्थितियां वापस से कंट्रोल में लाने के लिए बेहतर प्रयास किए जाएंगे। उदयपुर पुलिस आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, ऐसे में आप डरना छोड़िए और विश्वास रखिए उदयपुर की पुलिस पर। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, उदयपुर।